नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ्स विद नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और आज हम सब 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा विश्लेषण कर दिया है। उम्मीद है कि आप सब उसको अच्छा से देखे होंगे। आज हम सब एक्सरसाइज 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के लिए कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते किसे हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये होता है और इसका जो प्रमाण दिए थे सबसे पहले वो हमारे गणितज्ञ CF गॉस ने दिए थे। और इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोजली मान लेते हैं कोई नंबर 25 है, तो 25 जो है एक भाज्य संख्या है और इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। जैसे ही हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो हमको पता चलता है 5 से 25 5 का 5। ठीक है, यानी हम 25 के बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 5 और इसी को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। तो ये जो 5 पर पावर 2 है ये एक अभाज्य संख्या के रूप में लिखा गया है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। मतलब 5 पर पावर 2 के अलावा और कोई भी वैसा भाज्य संख्या नहीं है। 5 पर पावर 2 के अलावा ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसे हम 25 को दर्शा सकते हैं। यानी 25 को दर्शाने का मात्र एक तरीका है 5 पर पावर 2, जहाँ 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। इसी को हम सब बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसी प्रकार हम बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज करिए आप 100 को लिखना चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 100 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 50, 2 से 25 और फिर 5 से 5, यानी 100 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। तो ये जो 2 पर पावर 2 है, 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 100 को हम 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 के अलावा और किसी भी तरीक़ा से नहीं लिख सकते हैं। यानी 100 का जब हमको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहेगा तो 100 का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100 का गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंड में अद्वितीय है। यानी इसी को ही हम बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। और इसका जो निर्माण किए थे वो CF गॉस किए थे। ठीक है, बंद कर दिया। तो CF गॉस किए थे। उसके बाद हम एक फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। तो कोई दो संख्या को ही हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। इससे बहुत सारा हम हिसाब को बनाएंगे। इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, लसा है और मसा है। इन 4 चीज़ों में से कोई भी आपके पास 3 अगर मौजूद है तो आप चौथा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीक़ा से किसी भी दो संख्या हमको दिया रहता है और उसका मसा हम निकालते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज करिए आपको 2 संख्या दे दिया है, आपको दे दिया है कि 96 और 404 का मसा 4 है। तो लसा ज्ञात करें। लसा बराबर भाट। आपको क्वेश्चन दिया 96 और 404 का मसा 4 हो तो लसा ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिया गया है। पहला दिया गया है 96 जो है वो पहली संख्या हो गया, 404 आपकी दूसरी संख्या है, मसा जो दिया है ये आपका हो गया तीसरा टर्म और चौथा टर्म आपको निकालना है लसा।
तो हम सबसे पहले उस फॉर्मूला को लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान होता है लसा गुने मसा। तो जो जो चीज़ आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। तो पहला संख्या आपको दिया है 96 96, 96 गुना दूसरी संख्या दिया हुआ 404, यहाँ पर 404 बराबर लसा। लसा आपको फाइंड करना है, लसा आपको निकालना ही है, तो लसा के लिए हम लसा ही रहने देते हैं। और मसा का वैल्यू आपको दे दिया 4, तो हम मसा के लिए दे देते हैं 4, ठीक है। अब लसा निकालने के लिए ये 4 जो गुणाम है उसको आप भागम कर दीजिए। तो ये लसा जो है, लसा बराबर 96 गुना 404, और ये 4 जो गुणाम है उसको आप भाग में ले आइए। तो जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 101। उसके बाद लसा का मान हो जाएगा 101 गुना 96, जो भी आएगा आंसर वही इसका गुणनफल है, ठीक है। इस तरीक़ा से अब हम सब एक्सरसाइज 1.2 का हिसाब के बारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। 1.2 के लिए आपको सबसे पहले समझना है, पहला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड किस तरीका से हम निकालेंगे वो देख लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है आपका 43 20, इसमें पहला नंबर आपका है 43 20, ठीक है। 43 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम जो बचपन में पहले सीखे थे गुणनखंड करने का तरीका, यहाँ भी वैसा ही करेंगे। तो 43 20 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12 0। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2 0, 2 8 16 0। फिर 2 से इसको काटेंगे 5 4 0, 540, 2 से काटेंगे 270, 2 से काटेंगे 135। फिर आपका 5 3 8 1 9, 9 है जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होता है। यहाँ पर हम 3 से काटेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 5 15। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 5 45, और फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15। इस तरीक़ा से हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो 43 20 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 3 3 और 5। जो भी हमारा गुणनखंड आया सबको गुना करके हम लिखेंगे। फिर से मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया 4320, वही 4320 ही आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है 1 2 3 4 5, 2 यहाँ 5 बार है। तो इसको अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 3 3 वो है 1 2 3, 3 बार रिपीट हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं घात के रूप में 3 पर पावर 3, और 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1। यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कहता कि 4320 4320 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है, ठीक है। इसमें पूछता आपको कि 4320 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या है, तब आपका आंसर हो जाता 5। लेकिन अगर यही आपका कहता कि 3 का अधिकतम घात क्या है, तब आपका आंसर होता 3, और 5 का अधिकतम घात क्या है तो 1। इस तरीक़ा से हम अधिकतम घात निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन किसी तरीक़ा से दे सकता है। सपोजली एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 23,750, 23,750 इसके गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन है 23,750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से जब करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, और 2 7 14, 2 5 10। ये 2 से काट दिए। अब हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं।
तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ हम अंकों का योग देखेंगे, 1 1 2, 2 8 10, 10 7 17, 17 5 22। 22 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से विभाज्य नहीं तो डेफिनेटली है ये 5 से विभाज्य होगा। तो हम इसका 5 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो हम इसको जब 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 ले लिए, 1 बचा हुआ है, 1 पर 8, 5 15, 3 बचा, 5 15 और 3 पर 7, 5 7 35, 5 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 3, 5 7 35 और 2 5 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 9 45, 19 बार में, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कितना, 23,750 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 1 2 3 4, 4 को 5 है तो लिख देंगे 4 पर 5 पर पावर 4 और गुने 19 पर पावर 1। अब आपसे क्वेश्चन करा दूसरा नंबर में कि 23,750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। तो हम लिख देंगे 5 का अधिकतम घात बराबर 4। 5 का अधिकतम घात कितना आ गया, 4। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या। तो 1440 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 2 सती 14, 720। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 6 12, 0 7 360। फिर 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36। फिर 2 से काटेंगे इसको, 90 दूना 180। 2 से काटेंगे 45 एंड 3 से 15, 3 से 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 1440 बराबर हम लिख सकते हैं, 2 कितना टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5। 2 जो है वो 5 बार रिपीट हुए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 केवल 2 बार रिपीट हुए हैं तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और 5 एक टाइम रिपीट हुआ है तो हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1, ठीक है। इस तरीक़ा से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो लिख देंगे 2 का अधिकतम घात 5। दो का अधिकतम घात बराबर 5, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जब मिटाएं तो रोक दीजिए वीडियो को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा यदि 6370 बराबर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पर पावर p हो तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। यानी कि इसको जो 6370 है उसको ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है सबसे पहले, ठीक। समझिए कि जो 6370 दिया गया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। उसके बाद इसके घातों का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो जिस तरीक़ा से हमें इनके अभाज्य गुणनखंड का दिया हुआ घात के रूप में, तो हम भी इनको अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में तोड़ लेंगे और इनके घातों का आपसे योगफल पूछा है तो हम घातों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं 6370 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 6370 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16 और 0, 2 5 10, सॉरी इतना होगा, 2 3 6, 2 1 2। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30। पता है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले ही हिंट दे चुका होता है कि हम किससे डिवाइड करें। जिस तरीक़ा से यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको बोल रहा है कि हम 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर आप 5 से डिवाइड करिए। अगर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से नहीं होगा तो फिर 13 से भाग लगाएंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको पहले ही हिंट दे चुका होता है कि हम किससे डिवाइड करें। तो यहाँ पर आपको 6370 दिया हुआ था, हम पहले 2 से डिवाइड किए फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा 5 6 30, 1 5 15 3 और
5 सत्ते 35। अब 5 से डिवाइड हो गया, अब ये 5 से कट नहीं रहा, जब 5 से नहीं कट रहा तब हम इसको 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 नंबर 63, 7 इकाई 7, फिर से भी 7 से ही कट रहा, 63 91 और 13 लास्ट में बच गया है। तो इसको आप काट भी सकते हैं 13 का 13 करके, या नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। यानी 63 70 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 2 और 13 पर पावर 1। यहाँ देख रहे हैं कि 2 सिंगल पीस है, 5 भी सिंगल है और 7 डबल है, तो 7 पर पावर 2 कर दिए, और 13 भी सिंगल है तो 13 पर पावर 1 कर दिए। अब ये 63 70 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा किताब आपको इतना का ही मान दे दिया है, 2 पर पावर m, 5 पर पावर n, 7 पर पावर k और 13 पर पावर p। अब दोनों वैल्यू सेम है, इधर भी अभाज्य गुणनखंड में लिखा गया है, RHS में भी अभाज्य गुणनखंड में लिखा हुआ है, तो दोनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखा हुआ है, इसलिए हम दोनों के घातों का तुलना कर देंगे। दोनों जिनका बेस सेम है, 2 का 2 से तुलना करेंगे, 5 का 5 से तुलना करेंगे और 7 का 7 से तुलना करेंगे और 13 का घात को तुलना 13 से करेंगे, ठीक है। यानी हम लिखेंगे घातों का तुलना करने पर, ये सब लिखना नहीं है यहाँ पर, घातों का तुलना करने पर, घातों को तुलना करने पर जब हम घात का तुलना करेंगे तो यहाँ 2 का घात है m और 2 का घात है 1, यानी m का वैल्यू आ गया 1। यहाँ 5 का घात है n, यहाँ 5 का घात है 1, यानी कि n का भी वैल्यू है 1। k का वैल्यू 7 पर पावर k है, यहाँ 7 पर पावर 2 है, यानी k का वैल्यू आपको 2 दे दिया, जबकि p का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपसे इन चारों घातों का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल पूछ रहा है, यानी अगर इसको हम जोड़ें तो जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा LHS का m प्लस n प्लस k प्लस p और RHS का प्राप्त होगा 3 2 5, ठीक है। इस तरीक़ा से हमारा ये चौथा नंबर का एग्जाम्पल था। इस तरीक़ा से आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता था, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको 1440 बराबर 2 पर पावर m, ठीक, 2 पर पावर m गुने यदि 1440 हो सकता है क्वेश्चन आपको दे दे, यदि 1440 बराबर 2 पर पावर m गुना 3 पर पावर n गुना 5 पर पावर k हो तो m प्लस n प्लस k का मान ज्ञात करें। जिस तरीक़ा से हम अभी एक क्वेश्चन बनाए, सेम क्वेश्चन ये भी है, आपका किताब में नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई आपसे पूछ दे कि 1440 बराबर 2 पर पावर m गुना 3 पर पावर n गुना 5 पर पावर k हो तो m प्लस n प्लस k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1440 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1440 का अभाज्य गुणनखंड देखिए हम यहाँ कर चुके हैं, यहाँ ले जाइए, 1440 का अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं कि 2 5 टाइम आया है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2, 3 2 टाइम है तो 3 पर पावर 2 और 5 1 टाइम है तो 5 पर पावर 1। इसका 1440 जो दिया गया उसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इधर है 2 पर पावर m इंटू 3 पर पावर n इंटू 5 टू पावर k, ठीक है। इस तरीक़ा से अब हम प्रत्येक के घातों को तुलना कर देंगे। प्रत्येक घात मतलब जिसका बेस समान है, समान बेस वाले घात को हम तुलना कर देंगे। तो यहाँ समान बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 वाले को 2 से तुलना करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 5, n का वैल्यू हो जाएगा 2 और k का वैल्यू हो जाएगा 1। ये तीनों का योगफल आपसे पूछ रहा है, यानी m प्लस n प्लस k बराबर 5 2 7 1 8, यही आपका आंसर है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो देखो, सबसे सह अभाज्य संख्या जो होता है वो जब भी रहेगा जोड़ा के रूप में रहेगा, 2 गो के रूप में रहेगा, ठीक है, सिंगल कभी भी नहीं होगा। तो वही हम यहाँ लिखे हैं संख्याओं का वैसा युग्म, युग्म में होता है जोड़ा, यानी 2 संख्या, वैसी 2 संख्या जिनका मासा 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो संख्याओं का वैसा युग्म जिनका मासा 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या का पहला एग्जाम्पल हम लिखे हैं यहाँ पर 3 5, ठीक है। तो 3 5 जब ये दोनों का हम मासा निकालेंगे तो आपको पता होगा कि मासा ऑफ 3 5 का मान 1 होगा।
3 5 का मासा अगर 1 है तो हम कह देंगे 3 और 5 सह-अभाज्य संख्या है। उसी तरीक़ा से 9 और 13 के बारे में अगर हम जानते हैं तो 9 और 13 का मासा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मासा भी 1 होगा, तो हम कहेंगे कि 9 और 13 भी सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। इसी प्रकार कुछ हम और ले लेते हैं 4 5, तो 4 5 का भी मासा 1 है, इसलिए यह सह-अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर यही हम कर दें 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, तो इन दोनों का मासा जो होगा वो 2 हो जाएगा। 4 6 का मासा कितना होगा 2, तो ये सह-अभाज्य संख्या नहीं है। जिनका मासा 1 होगा उन्हें हम सह-अभाज्य संख्या कहेंगे, जिनका मासा 1 नहीं होगा उन्हें हम असहभाज्य कहेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी पर आधारित है कि जिनका मासा 1 होगा। करा आपका क्वेश्चन 5 कि इनमें से कौन सह-अभाज्य संख्या है। तो आप सबसे पहले उसका मासा निकाल दीजिए। मासा देखिए कि अगर 1 है तो कहेंगे सह-अभाज्य संख्या है, और मासा 1 नहीं है तो सह-अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित बट वृक्ष से x y z a b c का मान ज्ञात करें, यानी जो भी खाली स्थान है उनका मान निकालना, जो भी गायब है उनका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है a, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ जानना होगा कि भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि शेष का मान तो डेफिनिट है, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड तभी करते हैं जब वो पूरी भाग होता है, ठीक है। यानी शेष तो इसमें होगा नहीं। यानी अब इसमें 3 चीज़ का ज़रूरत है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, क्योंकि शेष बचेगा तो गुणनखंड होगा ही नहीं। यहाँ प्रत्येक एक दूसरे का गुणनखंड होता है, तभी ये बट वृक्ष का निर्माण होगा, तो शेष इसमें नहीं रहेगा। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल। अब आपको अगर भाजक दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ, भागफल निकालना हो तो भाजक से भाग दे दीजिए। अगर आपको भाज्य निकालना हो तो भाजक गुने भागफल कर दीजिए, ठीक है। इस तरीक़ा से यहाँ पर हम x y z a b c का मान निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 से a में भाग दिया जा रहा है तो आ रहा है 1260, यानी कि ये 2 आपका हो गया भाजक, 2 आपका हो गया भाजक, ये 1260 जो आया है ये आपका हो गया भागफल, और बाकी जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो हो गया आपका भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य गायब है, भाजक दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है। भाज्य निकालने का तरीका है भाजक गुने भागफल। तो यानी यहाँ अगर हमको a निकालना हो तो a निकालने के लिए हम करेंगे भाजक गुने भागफल, तो 2 गुना 1260 कर देंगे, ये आ जाएगा 2520। यही इसका आंसर है a बराबर। फिर यहाँ देखते हैं भागफल, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब 1260 में b से भाग दे रहा है, तो 1260 में जब b से भाग दिए तो आया है 630, यानी इसमें भाग दिया जा रहा है, तो ये हो गया भाज्य। जिसमें भाग पड़ता है वो भाज्य, जो आता है उसको भागफल, और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक है, ठीक है। तो इस बार आपको भाजक निकालना है, भाज्य और भागफल दे दिया है। तो भाजक निकालने के लिए भाज्य के बटा में भागफल को ले आते हैं। तो यहाँ पर भाज्य के बटा में b निकालना हो तो b बराबर हो जाएगा भाजक, भाज्य के बटा में किसको ले आइए भागफल को। जब इसको काटिएगा तो ये कटेगा 2 बार में, यानी b का मान आ गया 2, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो b का मान आ गया 2। अब सोचिए 1260 में 2 से भाग दे रहे थे तो आ रहा 630, ठीक है। उसके बाद 630 में 2 से भाग देना है तो ये तो डेफिनेटली है, भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, निकालना भागफल है। भागफल निकालने के लिए भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, यानी c निकालना हो तो 630 में 2 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 315, ठीक है। अब 315 c का मान हो गया 315। अब 315 में d से भाग दे रहा और आ रहा है 105, तो आपको d निकालने के लिए, भाजक निकालने के लिए भाज्य में भागफल से भाग देना पड़ेगा। तो भाज्य का मान है 315 और भागफल का मान है 105। ये 5 बार में कट जाएगा, सॉरी 3 बार में कटेगा, तो d का वैल्यू आ गया 3, d का मान आ गया 3। अब 105 में x से भाग दे रहा और आ रहा है 35।
तो 35 x का मान निकालने के लिए हम सब भाज्य में भागफल से भाग देंगे तो 105/35 करेंगे। ये आपका 3 बार में कट जाएगा तो x का मान आ गया कितना 3। अब 35 में 22 से भाग दे रहा है, आ रहा है 7, यानी 22 का मान निकालने के लिए 35 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 35 यानी 22 का मान आ गया 5। अब यहाँ पर रख करके देख लीजिए, आपका पूरा सीरीज प्राप्त हो जाएगा। अगर इतना नहीं करना हो तो आपको एक और आसान तरीका बताते हैं कि आपको पहला केवल a निकाल लीजिए, ठीक है। पहला केवल निकाल लीजिए, a का मान निकालना है, भाज्य है, भाज्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक इतना है और गुने भागफल, ये दोनों का गुना किए, a का मान आ गया। अब अगर a का मान है 2520, ठीक है, a का मान 2520 है तो इसका हम खुद से गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर इतना भी नहीं समझ में आता तो हम डायरेक्ट इसका पूरा से अपने से गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1260, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 630, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 315। अब 315 को फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से काटने पर ये हो जाएगा 3 × 3 = 3 × 5 = 15, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 से डिवाइड करने पर 3 × 9 और 3 × 5 = 15, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35। अब यहाँ पर तुलना कर लीजिए, जिसका जो वैल्यू निकालना है आप निकाल सकते हैं। जैसे a का मान 1220, फिर b का मान यानी दूसरा गुणनखंड का मान 2 है, यहाँ 630 2 80, 630 को जब हम 2 से काट देंगे तो ये आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही लसा और मसा को ज्ञात करें। तो जो भी संख्या दिया गया सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अभाज्य 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 16 = 48, फिर 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से 6 और 2 से 3। इस तरीक़ा से 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 2 कितना है 5 टाइम है ना, हाँ 4 1 5 और 1 है 3, ठीक है। तो ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 404 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 2 से काटेंगे 202, फिर 2 से काटेंगे 101, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। इसी को अभाज्य गुणनखंड के विधि में लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, और यहाँ है 2 पर पावर 2 गुना 101। दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको मसा निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आपको मसा निकालना हो तो मसा का मान वही होता है, मसा का मान वही होगा जो दोनों में कॉमन हो। अगर 2 संख्या दिया गया है जो दोनों में कॉमन रहेगा वो मसा होगा, और जब 3 संख्याएं दी रहेगी तो जो तीनों में कॉमन रहेगा वही उसका क्या होगा, मसा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 पर पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है, तो ये 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है, यही दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ 101 है, यहाँ 101 है नहीं, यहाँ फिर से 2 2 2 3 है, यहाँ 2 2 2 3 है नहीं। तो जो दोनों में कॉमन है वो आपका मसा कहलाएगा। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है 2 गुना 2, तो मसा हो गया आपका 4। अगर यही आपको निकालना रहे लसा, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे। यहाँ पर इसको हटा दीजिए अगर दिक्कत है तो। सबसे पहले जो कॉमन था वो मसा हो गया। अब जो लसा निकालने के लिए जो कॉमन है उसको लिखेंगे। जो कॉमन है उसको पहले लिख दिए 2 गुना 2, तो ऊपर से ये लिखा गया, नीचे से ये लिखा गया, ठीक है, 2 गुना 2 लिखा गया। अब बाकी जो भी चीज़ बच जाती है, बाकी जो भी संख्या बच गई है, जैसे देखिए इतना ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो लसा निकालने के लिए जितना भी शेष संख्या बचा हुआ सबको हम मल्टीपल कर देते हैं, सबको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 2 है, अब बाकी यहाँ पर 1 2 3 गो 2, एगो 3 है और एगो 101 है, ठीक है। इतना को ही गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा।
इस तरीक़ा से हम एक संख्या और लेते हैं